वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 10th की हिस्ट्री, जिसमें मैं आपसे लेसन 1 डिस्कस कर रही थी। और ये लेसन 1 का थर्ड पार्ट है। डोंट बी कंफ्यूज। मैं जो है थंबनेल में भी जो पिछले थंबनेल है उसमें पार्ट 2 कर दूंगी, और ये पार्ट 3 है लेसन नंबर 1 का। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बच्चे। ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है, और बिल्कुल सीरियल वाइज हम चलेंगे और बिल्कुल आराम से चलेंगे, ताकि जो हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छे से हो सके। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाना है क्रांतियों का युग। 1830 से 1848 का टाइम जो है ये मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 2 में जो हमने पिछली क्लास करी थी, यानी कि जिसको मैंने लेसन नंबर 2 कहा था, वो पार्ट 2 है। तो उसमें जो है ये वाला जो है लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था। मेरी बेटी मुझे तंग कर रही थी, तो बीच में मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो आज हम बात करेंगे इस लास्ट टॉपिक की, जो पार्ट 2 का है, क्रांतिकारी। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जब हम सारा वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या था कि 1815 के जितने भी वर्ष थे, उसके बाद जो भी टाइम हुआ, उनमें जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनको क्या किया, भूमिगत कर दिया। और जो बहुत सारे जितने भी यूरोपीय राज्य थे, उनमें जो क्रांतिकारी थे उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई। और जो उनके विचार थे उनके उनको प्रसार करने के लिए उनको क्या उपलब्ध करवाया गया, गुप्त संगठन जो हैं उभर कर आए। इन गुप्त गुप्त संगठनों के द्वारा ये क्या करते थे बच्चे की, जो ये क्रांतिकारी थे, इनको ये ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह आपको क्या काम करना है, और जो आपके थॉट्स हैं उनका वो विचार, जो भी है विचार है, थॉट्स हैं, उनका प्रसार कर सके। उस समय जो है क्रांतिकारी होने का यहाँ पर मतलब बताया गया है कि तब क्रांतिकारी का मतलब क्या था। तब यह था कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था, जो वियना कांग्रेस के बाद जो था स्थापित की गई थी। वियना कांग्रेस जो है पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो उसमें क्या था कि जो भी राजतंत्रीय व्यवस्था जो उनके बाद उत्पन्न हुई थी, उस टाइम उनका विरोध करना था। साथ में क्या काम करना था, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए जो प्रतिबिंब होना और संघर्ष करना जो था, क्रांतिकारियाँ जो क्रांतिकारी थे उनके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये चीज़ आप सबको याद रखनी है। और बच्चे, मुझे होप है आपको समझ आ भी गया होगा। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी संघर्ष का जो था अनिवार्य हिस्सा मानते थे। इसमें हम इटली के एक व्यक्ति की बात करेंगे। पूरा जो पैराग्राफ है इसी व्यक्ति पर है, और ध्यान से जो है आप पढ़िएगा। ये बात हो रही है जूसेपी मेसेनी की, जिनका जन्म हुआ था जिनोए में 1807 में। ये आपको याद रखना है। ये एक जो गुप्त संगठन जो मैंने आपसे अभी बात करी है, वो कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया। 24 साल की उम्र में इसके साथ क्या हुआ, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी उसने नहीं करना। उसके बाद उसने क्या किया, दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। इसने किसने करी, मैथिसनी ने करी। पहला था मार्साई में यंग इटली था, और दूसरा जो था बर्न में यंग यूरोप था। ये दो जो नाम हैं आपको अच्छे से बच्चे याद रखने हैं। और जिसके जो सदस्य थे वो पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, और जर्मन राज्यों के जो थे समान विचार रखने वाले युवा थे। यानी कि जब इसने दो भूमिगत जो स्थापना करी, जिसको हम कह सकते हैं संगठन की स्थापना करी थी, तो इन दोनों में संगठन करने के बाद इसको यहाँ यहाँ पर भी, पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में और जर्मन में भी जो थे कि सेम टू सेम जो भी उसके विचार थे, वहाँ पर भी ऐसे युवा थे जो विचार जो है इसके यहाँ पर प्रसार कर सके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक इसका विश्वास था, मैथिसनी का क्या विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली जो था वो छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। मेन यहाँ पर जो है इटली की बात की जा रही है, क्योंकि ये इटली का ही क्रांतिकारी था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट है, उसे जोड़कर राष्ट्रों का व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यानी वो चाहता था कि जो इटली है वो ऐसे नहीं रह सकता, जैसे पाबंदियों में नहीं रह सकता। वो तरह तरह के जो है देशों के साथ जोड़कर राष्ट्र के लिए वो कुछ करना चाहता था, राष्ट्र का गठबंधन चाहता था और गणतंत्र बनाना चाहता था। ये एकीकरण ही जो था ना, जो ये जो चाहता था, वही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ये चीज़ इस मैथिसनी को पता थी। उसके इस मॉडल की देखा देखी जो थे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन जो है कायम किए गए। यानी कि इसका देखिए देखिए इन चार
देशों ने भी ये काम किया, जो वहाँ के युवा बच्चे थे, युवा थे, उन्होंने ये काम शुरू किया। मेतिसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के हमारे अपने स्वपन से मेतिसनी ने रूढ़िवादियों को क्या था, हरा दिया था। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया रही। इटली का है मेतिसनी, और इसको देखकर 4 देशों जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जो है इसमें मैटरनिक हैं, जो चांसलर है ऑस्ट्रिया का, उसने क्या कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक दुश्मन जो है, इसको बताया गया है मेतिसनी को। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है, किसने क्या कहा था। ओके, तो ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस पे क्या है कि जोसेपे मेतिसनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की जो ये स्थापना इस टाइम हो रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए, अब हम जो है हमारा आज का जो पार्ट 3 है, क्रांतिकारियों का युद्ध, वो अब जो एक्चुअल में जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पीछे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरी छोटी सी गुड़िया है, वो बहुत तंग करती है, तो इसी वजह से मुझे ना कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 दिन स्किप हो जाता है। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको ना टाइम टू टाइम जो है वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं। तो हिस्ट्री मेरा ये है कि मैं उनको मेन करवा के छोड़ूँ, और सिविक्स भी और ज्योग्राफी भी, टारगेट मेरा रहता ही है। चलिए, बातें बहुत होगी, शुरुआत करते हैं। क्रांतियों के युग से 1830 से 48 के बीच का टाइम जो ये है, ये हमें अच्छे से आज याद रखना है। क्या है इसमें कि रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की जो है कोशिश की थी। जितनी भी रूढ़िवादी व्यवस्था हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने अपनी ताकत को मजबूत बनाना था। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है, इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको जोड़कर जोड़ा जाने लगा क्रांति के लिए। ये चीज़ जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। इन क्रांतियों का जो नेतृत्व था वो उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, जो ये उदारवादी राष्ट्रवादी थे, ये कौन थे गाइस, ये पता लग गया हमें। ये शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें से कौन कौन था? प्रोफेसर था, स्कूली अध्यापक हो गए, क्लर्क हो गए, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के जो थे लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, कौन कौन इंक्लूड हुआ? इटली और जर्मनी के राज्य हुए, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे हुए, आयरलैंड हुए, पोलैंड हुए। ये ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो इन्होंने इंक्लूड किए थे, यानी कि इनको जोड़कर रख के हम क्रांति कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विद्रोह जो हुआ था फ्रांस में 1830 की हम बात करेंगे। हम जुलाई 1830 से अब स्टार्ट हो गए हैं। जो प्रथम विद्रोह हुआ वो फ्रांस में हुआ। बूर्बो राजा, जिसने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में क्या किया, बहाल किया गया था। 1830 की यहाँ पर बात हुई, फिर 1815 पे हमने फटाफट उससे पहले की और 15 साल पहले की स्किप चले गए हैं। यहाँ से जो है कहानी एक्चुअल में शुरू हुई थी। ठीक है, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या किया था, उखाड़ फेंका था। ठीक है, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र जो था जो स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप्स। याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप्स, नाम याद रखना है। मैटरनिक ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। बड़ी बकवास जो कह सकती हूँ कि ये टिप्पणी थी। जुलाई क्रांति से ब्रेसलेस में भी जो है विद्रोह जो है भड़क गया था। जुलाई 1830 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बच्चे, कि ब्रेसलेस में भी जो है विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड जो था जो अलग हो गया था। तो ये पूरे पैराग्राफ का जो है निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। जो चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्रांस में पहली क्रांति हुई 1830 में, उससे 15 साल पहले की बूर्बो राजा था, उसको वहाँ से जो था बर्खास्त कर दिया, बहाल कर दिया, और उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने उसको उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष फिर से आया इसकी जगह, बूर्बो राजा की जगह, फिर उसका जो अध्यक्ष था कौन था? लुई फिलिप्स। और मैटरनिक ने जो टिप्पणी करी है वो भी आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ ने, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का जो था एक हिस्सा था। याद रखिएगा, 15वीं सदी से यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था एक्चुअल में वो 1821 में आरंभ
हो चुका था। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि यूनान में पश्चिमी यूरोप के भी लोग जो थे इंक्लूड हो गए थे। याद रखिएगा, यूनान में पश्चिमी जो यूरोप था वो भी इंक्लूड हो गया था और यूनान संस्कृति के प्रति क्या थे, जो थे सहानुभूति रखते थे। कवि और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की है। जो मेन भूमिका निभाई है वो कवि और कलाकारों ने निभाई है और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जो है जनमत जुटाया है। इन तीन बंदों ने यूनान के जो जो यूनान में जो लगे लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे, काफ़ी लोगों का उन्होंने मत लिया। तो इन तीन लोगों ने जो है मेन भूमिका निभाई है, कवियों ने, कलाकारों ने और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध। ठीक है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। यहाँ पे एक कवि का नाम आया है लॉर्ड बायरन, तो ये जो नाम है बच्चे याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन। और ये लड़ने भी गए हैं युद्ध में और 1824 में बुखार से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखिएगा 1824 में बायरन की मृत्यु होगी। एक ही कवि का नाम आया है। अतः 1832 कुछ दुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, जो इतना इंक्लूड कर रहे थे यूनान की। मैंने आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो यूनान थे उनकी जो थे स्वतंत्रता संग्राम ने जो यूरोप के जो शिक्षित वर्ग है उसमें जो वो चाहते थे कि राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो, तो 1832 में जाकर ये काम हुआ है और वो चालू हो चुका था 1821 में, यानी कि इतने वर्ष लग गए थे। तो पैराग्राफ होप है आपको समझ आ गया होगा और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब इसको पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमने राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद इतने टाइम से चिल्ला रहे वो युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। कला हो गई, काव्य हो गई, कहानियां होगी, किस्से हो गए, संगीत हो गया, इन सब ने मिलकर राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में जो है सहयोग अपना पूरा पूरा दिया है। रूमानीवाद को देखें, जो ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कल्पना, रूमानीवाद, ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिर्फ यही एक सांस्कृतिक आंदोलन था, रूमानी सांस्कृतिक। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने क्या किया, तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमांडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को, रहस्यवादी भावनाओं पर इनने पूरा पूरा जोर दिया है। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की, ध्यान से पढ़िएगा, एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा कि वो क्या चाहते थे कि एक सामूहिक विरासत मिल सके, अलग अलग लोग ना रहें, उनमें समूह में रहे, उनको एक विरासत मिले और एक उसकी आप उसको फील भी कर सको। एक सांस्कृतिक भी चीज़ आपको देखने मिले, संस्कृतियाँ मिलेंगी, सांस्कृतिक जो अतीत होगा, जो कैसे जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो अतीत में कैसे थे, वो अपनी संस्कृति को पेश कैसे करते थे, तो ये सब चीज़ जो है एक राष्ट्र का आधार बनाया गया। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्चे जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में क्या थी, निहित थी। ये जो जर्मन दार्शनिक है बच्चे, ये नाम आपने याद रखना है, योहान ग्रांटफ्रीड। इन्होंने बताया है कि जो जर्मनी है वो आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मकथा लोकगीतों में, जनकाव्यों में, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना जो था राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए काफ़ी ज़रूरी था। स्थानीय बल जो बोलियों पर इनको बल मिला, ये इस टाइम स्थानीय बोलियों पर बल देते थे और लोक साहित्य को जो है इकट्ठा करना जो था ना, ये क्या चाहते थे कि स्थानीय बोलियों पर हम बल दें, लोक साहित्य को हम इकट्ठा करके करें। सिर्फ और सिर्फ इनका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकार जो थे निरक्षर थे। समझ रहे हैं आपकी, इतना काम इन्होंने किया। ये सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि हम अपनी जो है राष्ट्रीय भावना दिखाएं कि प्राचीन में कैसे कैसे काम होता था, राष्ट्रीय भावना कैसी थी, कैसे राष्ट्र के लोग रहते थे। नहीं, ये यूँ चाहते थे कि जो आधुनिक, जो जितना भी आधुनिकता इस टाइम है, तो वो जो था ना, राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बहुत जल्दी पहुँचाना चाहते थे, जो कि अनपढ़ थे।
ठीक है। ये खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों के ने विभाजन कर दिया था। ये पोलैंड पर सबसे ज़्यादा लागू होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। ये पोलैंड पर ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसका नहीं था, फिर इससे ऐसा हुआ। मसलन कैरोल कुर्बस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलिनस और मेजुरुका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, कि रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाता गया। ये चाहते हैं कि रूसी भाषा बोली जाए, पोलिश भाषा ना बोली जाए। 1831 में फिर क्या हुआ कि रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार क्या हुआ, कुचल दिया गया। 1831 की यहाँ बात हो रही है। इसके अनेक सदस्यों ने क्या किया, राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया। 1831 में राष्ट्रवादियों ने क्या किया, इस भाषा को एक हथियार बना लिया। चर्च का आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। जो वो चाहते थे कि रूसी भाषा बोली जाए, वहां पर इन्होंने पोलिश भाषा का यूज किया। ठीक है, और इसका नतीजा ये हो कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को क्या किया, जेल में डाला गया। रूस भाषा बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि वो रूस रूस बोल रहे हैं और वो पोलिश भाषा का यूज कर रहे हैं। तो रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा दे दी और उसको क्या कर दिया, साइबेरिया भेज दिया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने के लिए इनकार कर दिया और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये पैराग्राफ है, और अच्छे से इसको करके जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। अब बात करेंगे कि हम इसमें भूख कैसे दिखी है, भूखे रहे हैं लोग, जन विद्रोह हुआ है, लोगों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया है, कठिनाइयाँ बहुत देखने को मिली है। टाइटल से समझ जाए करेंगे हम तो। 1830 का जो दशक था, यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से भी अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगे। इसमें क्या हुआ कि जो नगरों के लघु उत्पादकों का अक्सर जो था, इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना पड़ा। इसका जो है, नगरों के जो लघु उत्पादक थे उनका इंग्लैंड से जो है प्रतिस्पर्धा करना पड़ा। और इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकीकरण का जो स्तर था वो महाद्वीप से भी ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़े उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। केवल जो आंशिक रूप से था वो मशीनीकृत था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों की बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे, और किसी वर्ष फसल अगर खराब हो जाती है तो उससे क्या होगा कि शहर और गांव दोनों में ही गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे ना गाइज, वो सड़कों पर उतर आए थे। 1848 में कृषक विद्रोह कह सकते इस टाइम हुआ था। जगह जगह अवरोध हुए। लुई फिलिप को भी भागने पर मजबूर किया। राष्ट्रीय सभा ने भी गणतंत्र की घोषणा करी। 21 वर्ष से सभी वयस्क पुरुष अधिकारों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी इनको दिए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1845 में जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम जो थे बिल्कुल बहुत 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 कम थे। याद रखिएगा, मैंने बहुत बार बोला तो 45 की बात ध्यान रखिएगा। पत्रकार विलेहम वोल्फ ने भी सिलेसिया के गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की हैं। ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे। अब हम ये पढ़ेंगे कि 1848 में उदारवादियों की क्रांति कैसी थी। क्रांति हुई 1848 में, जब अनेक देशों में क्या हुआ, गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, भुखमरी हुई, तो किसान जो मजदूर थे विद्रोह कर रहे थे। सब समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी। सब के सब कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं कर रहा, अनपढ़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फरवरी 1848 में राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि एक गणतंत्र की घोषणा की जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। याद रखिएगा कि अपने जो उनके टाइम के राजा थे उनको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी नहीं आया था, इटली,
पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस टाइम ये नहीं आए थे, इस टाइम ये कह सकते हैं स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं आए थे, ये नहीं थे। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को भी आगे बढ़ाया। फायदा उठाते रहे लोग, ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी कमजोरी अपने दिखा देंगे तो फायदा तो उठाएगा ही। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चीज़ याद रखिएगा। चलिए, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान जो है ग्रहण किया। याद रखिएगा, 831 जने हैं। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, संसद के अधीन रहना था, उसी को ही ऐसा सब कुछ सौंपा गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश करी तो उसने उसे स्वीकार कर दिया और राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के क्या थे, विरोधी थे। नाम याद रखिएगा बच्चे, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जो प्रतिनिधि थे ताज पहनाने की उनको पूरी पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था और वहीं संसद का सामाजिक आधार भी क्या हो, इस तरह से कमजोर हो गया, क्योंकि उस चीज को आपने मना कर दिया तो सामाजिक आधार तो कमजोर होगा ही। और संसद में मध्य वर्गों का जो प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों से मांगों का विरोध किया जिससे वो उसका समर्थन खो बैठे। अंत में क्या हुआ, सैनिकों ने बुलाया गया और असेंबली भंग करने पर मजबूर हो गई। ठीक है, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी जो है प्रदान करने का एक मुद्दा था, वो विवादग्रस्त था, विवादों से भरा हुआ था। आंदोलन में क्या हुआ, वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनी में शिरकत करी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान क्या हो, मताधिकार से वंचित रखा गया। अब ये बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की तब महिलाओं को केवल, याद रखिएगा, केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया। इतना कुछ किया लेकिन उनको दर्शक बना के छोड़ दिया। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में जो थी कामयाब हो गई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर सकी। दबा तो सकी वो रूढ़िवादी जितनी भी ताकतें थी, लेकिन बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ क्रांति और दमन के तत्पर पर। 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। दोबारा से वो वही काम शुरू कर दिया जो 1815 से पहले से थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बोर्बो राज्य का। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में बुधा और बंधुआ मजदूर जो था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को जो ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान करी और हालांकि इससे निरंकुश म्यांमारों के जो प्रभुत्व जो था, बिल्कुल जो मैग्यारों का जो प्रभुत्व था वो बिल्कुल रास्ता ही साफ हुआ। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कैसा लगा, लंबा हो जाता है जानती हूँ, क्योंकि इतिहास है, इतिहास को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी जाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। वैसे कोशिश मेरी यही रहेगी अब कि ना पॉइंट टू पॉइंट ही करवाऊँ, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। पॉइंट टू पॉइंट करूँगी तो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती अभी, तो मुझे कॉपी पेन का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कोऑपरेट कीजिएगा अगर आगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। और वीडियो कैसा लगा अब आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज जो है एसएन क्लासेस, मैं आपको पहले बता दूं न्यू सब्सक्राइबर को कि पहले मेरा नाम था, चैनल का नेम था एसएन क्लासेस, फिर मैंने अब स्टडी विद नेहा कर दिया। दोनों के ही फेसबुक पेज हैं लेकिन एसएन क्लासेस से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उस पर मैंने जो है कल से अपनी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बारीकी से अब करवाऊंगी कि स्टार्टिंग से ही प्राचीन भारत उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है, नीचे लिंक है उसका, तो उसको ज़रूर देखिएगा। प्राचीन भारत जो है शुरू हो चुका है। कल तक मैं जो है उसमें वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, सब दोनों जो है मेरी होप है कि कल मैं करवा दूंगी लाइव आकर।
तो प्राचीन भारत का जो है स्टार्टिंग हो चुका है, कैसे था क्या नहीं था, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, स्टडी विद नेहा को भी, एसएन क्लासेस को भी पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। करेंगे तो फिर मैं यूँ मतलब मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट मिले कि मैं ब्लैक बोर्ड पर आऊँ, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो आपके द्वारा ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।